पास्ट पेपर, क्वेश्चन नंबर 9। एक ही दफा जगह बना दो भाई। अच्छा, डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर के सवाल में क्या क्या चीजें आती हैं ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट के अलावा? डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर के सवाल में बातें करने वाले भाई, ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट के अलावा दो चीजें आती हैं, कॉस्ट और फेयर वैल्यू। ओके, फेयर वैल्यू और कैश सेल प्राइस। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, क्वार्ट्ज ऑटो लिमिटेड is engaged in the business of manufacturing of trucks। क्वार्ट्ज ऑटो लिमिटेड ट्रक्स मैन्युफैक्चर करने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब है मैन्युफैक्चरर लेसर हैं। सिंस वैसे मुनासिब है रोजाना ही आ जाया करें आप हजरात, पता नहीं कुछ लोगों ने क्यों छुट्टी करनी होती है। सिंस अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, आपके दाएं बाएं बैठे होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं होते। सिंस अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, बहुत से कस्टमर्स डू नॉट हैव एडिक्वेट फंड्स, कहते हैं हमारे पास पैसे पूसे कोई नहीं, टू परचेज द गाड़ी गुड़ी अगेंस्ट द पूरे पैसे, तो कहते हैं हम पूरे पैसे दे के गाड़ी नहीं खरीद सकते। QAL ने कहा अच्छा चलो ठीक है, लगता है हमारी गाड़ियां ही बहुत ही महंगी हैं, हमारे ट्रक बहुत महंगे हैं, तो QAL ऑल्सो प्रोवाइड्स, QAL ने सोचा साथ साथ लीज फाइनेंसिंग शुरू कर दें, यानी लीज पे चीजें देना शुरू कर दें। ऑल्सो प्रोवाइड्स लीज फाइनेंसिंग फैसिलिटी, और हो जाए ना उधर फिर मसला रहेगा इन तक। लीज फाइनेंसिंग फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को लीज फाइनेंसिंग फैसिलिटी देते हैं। ओके, इट एक्सपेक्ट्स अ रिटर्न एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन द अमाउंट ऑफ लीज फाइनेंस, और जो लीज पे चीजें देते हैं फर्स्ट रो में आ जाओ, उस पे 15% पर एनम इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। ओके, ऑन 1 जुलाई 2010 साल के पहले दिन QAL सोल्ड 7 ट्रक्स। एक लेसी आके फंसा बेचारा ऑन 1 जुलाई 2007, और उसने कहा मुझे 7 ट्रक इकट्ठे ही चाहिए, सोल्ड 7 ट्रक्स टू EGTC, ये ट्रांसपोर्ट कंपनी है लेसी को ट्रक चाहिए होंगे गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए। EGTC ऑन लीज, तो नेचर बिजनेस की ये है कि क्वार्ट्स ट्रक बना के बेचता है, यानी मशहूर है मार्केट में ट्रक हो तो क्वार्ट्स ट्रक बना के बेचता है, और जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं उनको लीज पे देता है। EGTC को किसी ने बताया कि तुमने कारोबार शुरू किया है, तुम्हें ट्रक चाहिए? उन्होंने कहा हाँ हमें ट्रक चाहिए, चलो चले जाओ क्वार्ट्स के पास। वो गए, उन्हें ट्रक कितने पसंद आए, उन्होंने कहा 7 इकट्ठे पैक कर दें, फुल स्टॉप। द टर्म्स ऑफ द लीज एंड द रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। नंबर 1, लीज 4 साल की है, लेकिन अगर आप चाहें तो 5 साल पे भी लेके जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऐसी लाइन पहली दफा आई है जब से आप पैदा हुए हैं।
द लीज पीरियड इज 4 years, एक्सटेंडेबल अप टू यूजफुल लाइफ। ओहो, कितनी खूबसूरत बात की, एक बात में दो बातें कह गया, जैसे आप कभी कभी करते हैं। तो एक बात में दो बातें कह गया कि लीज 4 साल की है, 1 साल एक्सटेंड भी हो सकती है, और बताता चलूं कि यूजफुल लाइफ भी 5 ही है। रिक्वायर्ड, assuming that, जो छलांग मारे ना, assuming that QAL and EGTC intend to extend the lease for a period of 5 year, prepare blah blah। तो मेरे भाई आप बता दें पॉइंट 1 पढ़ के कि लीज टर्म 4 साल है या 5 साल है? 5 साल है। तो पॉइंट 1 में लीज पीरियड इज 4 years को आप काट भी सकते हैं। बहरहाल 5 years को इन एनी केस डबल अंडरलाइन कर दें, हमारे लिए 4 साल इरेलीवेंट हो गया, हमारे लिए 4 साल इरेलीवेंट हो गया। नाउ लीज इज ऑफ 5 years। ओके, अब आगे भी अगर उसने डेटा दिया 4 और 5 साल का अलग अलग, तो हम सिर्फ 5 साल वाला डेटा लेंगे। EGTC has guaranteed a residual value of 360,000। लेसी ने गारंटी की है कि मैं 3,60,000 ईच। अच्छा, गारंटी कब करता है लेसी? जब वापस करना होता है, जब। अच्छा, ये ना सोचिएगा 5वें साल के एंड पे तो लाइफ खत्म हो चुकी होगी, फिर क्यों वापस करना है? भाई मर्जी उसकी, वापस करे फिर लेसर उसको स्क्रैप में बेचे, उसको ताज़ा दम करके नया एसेट बना के बेचे, उसकी मर्जी, लेसर की जो मर्जी करे। तो ये मत कभी सोचिएगा कि लीज एंड हो रही है और फिर क्यों लेसी लेसर को वापस कर रहा है अगर लाइफ खत्म हो गई है। खैर है, लाइफ खत्म हो गई है, कोई मसला नहीं। लेसर ने उससे एक दफ़ा ज़ियारत करनी हो जाते जाते उस एसेट की, और हो सकता है उसको ताज़ा दम करके दोबारा बना के बेचना हो। EGTC हैज़ गारंटीड अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 360,000। EGTC ने गारंटी की है रेजिडुअल वैल्यू 3,60,000 फॉर ईच ट्रक टिल द एंड ऑफ 4th year, अगर चौथे साल के एंड पे लीज खत्म होती है। However, the guarantee would खत्म if the lease is extended to 5th year। लेकिन तुम्हें हम गारंटी नहीं करेंगे अगर लीज 5वें साल तक गई। EGTC will return the truck at the end of lease। ये लाइन बिल्कुल जरूरी नहीं थी, ठीक है। आगे लिखें, GRV गिवन से हमें पहले ही पता चल गया था वापस होने हैं। GRV गिवन लिख लिया करें, कुछ नहीं होता। GRV गिवन से हमें पहले ही पता चल गया था वापस होने हैं। किताब ले ले, मिल जाती है, इधर करीब से ही मिलती है। ये कल से किताब आपने शेयर नहीं करनी साथ वाले से, वो इस तरह चौड़ा हो जाता है। EGTC will return the truck at the end of lease। EGTC लीज के एंड पे ट्रक को वापस कर देंगे। भाई ये तो हमें पहले ही पता चल चुका था, बिकॉज GRV गिवन थी। EGTC will keep the truck तब लिखा होता है जब परचेज ऑप्शन होती, या लिखा होता ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है। लीज रेंटल्स, आगे आ जाओ। लीज रेंटल्स, ये सेकंड लास्ट रो में। जी भाई मैंने आपको कहा था उधर हो जाओ, फिर एंड तक मसला रहेगा। आप और उधर हो जाओ, और उधर हो जाओ, नजर आता रहेगा उधर से भी। लीज रेंटल्स अमाउंटेड टू 2715224 per annum and are payable in arrear on 30 June। ओके, the cost of each truck is 9 lakh and the price in case of outright sale is 1350। 900 ट्रक की कॉस्ट है और आउटराइट सेल में 1350 का बिकता है। ये आउटराइट सेल क्या मतलब? हाँ, फेयर वैल्यू। जो अगर एक बंदा फौरन पैसे ले आए, आउटराइट सेल, फौरन पैसे ले आए, तो उसे 1350। आउटराइट सेल होता है यकमुश्त होता है फौरन पैसे देना। अगर एक बंदा यकमुश्त एकदम जिसे आप कहें एकदम पैसे दे, तो फिर उसे 1350 देने पड़ेंगे। लेकिन अगर बंदा कहता है मैंने 4-5 साल लटका के पैसे देने हैं, तो फिर हर साल 2715224 देने पड़ेंगे। द एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 4th and 5th year इज इतने एंड इतने। भाई ये अब चौथे साल के एंड वाली लेंगे, 5वें साल के एंड वाली?
5वें साल के एंड वाली, जरा काट दें बाकी 1.5 लाख तो काट दें, वेट 1.5 लाख काट दिया। अच्छा अब मुझे ये बताएं ये 1 लाख फिर कौन सी रेजिडुअल वैल्यू है? देखें ऊपर जीआरवी तो 0 कर दिया उसने 5वें साल के एंड पे, तो व्हाट दिस 1 लाख इज? बोले 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 यूजीआरवी ऑब्वियसली, क्योंकि उसने क्या क्या लिखा था कि मैंने गारंटी क्या कर देनी है, लैप्स कब? अगर 5वें साल पे जाए। और लीज किस साल पे जा रही है? पहली तो बात है चौथे साल वाला 1.5 लाख तो काटना ही काटना है। अगला सवाल ये है, जोर जगह दे दें, अगला सवाल ये है, चलो आगे आ जाओ इस रो में। अगला सवाल ये है कि बाकी जो बचा 1 लाख वो किस साल के एंड पे मिलना है? अब बता दें ऊपर पॉइंट 2 में जाके जो रेजिडुअल वैल्यू थी वो गारंटीड थी चौथे साल के एंड पे, लेकिन 5वें साल के एंड पे गारंटी नहीं थी। अब अगर 5वें साल के एंड पे कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है तो फिर ये रेजिडुअल वैल्यू कौन सी वाली होगी? गारंटी वाली, अनगारंटेड वाली? अनगारंटेड वाली। वैसे भी लिख लें, क्वेश्चन साइलेंट हो तो खाली रेजिडुअल वैल्यू से मुराद अनगारंटेड होगी। ओके, पॉइंट 2 पढ़ के बताएं। पॉइंट 2 के लेफ्ट पे लिखें जीआरवी 0, पॉइंट 3 के लेफ्ट पे लिखें एनुअल रेंटल, 3 में रेंटल गिवन है। 4 के लेफ्ट पे लिखें कॉस्ट और सेल प्राइस, 4 के लेफ्ट पे कॉस्ट और सेल प्राइस, और 5 के लेफ्ट पे यूजीआरवी। ओके, लेट अस स्टार्ट। ईजीटीसी ने ट्रक कितने में बनाया? कितने ट्रक बनाए? 900 इंटू 7 इज इक्वल टू 60, 300। जी भाई, ओके नेक्स्ट। अगर एक बंदा फौरन पैसे ले आता है तो ईजीटीसी उसे ईजीटीसी मैंने पहले क्यों बोला है? ईजीटीसी तो नहीं बोलना चाहिए था, क्वार्ट्स लिमिटेड। क्वार्ट्स ने ट्रक कितने में बनाया? 900। क्वार्ट्स अगर एक बंदा पैसे ले आता है तो क्वार्ट्स उसको कितने का ट्रक बेच देता है? बोले 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 13। अच्छा ये 1350 पर ट्रक है या टोटल है? पर ट्रक है। ओके, इंटू 7 9450। ओके, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला अगर परचेज ऑप्शन है तो क्या है? डाउन पेमेंट, एनुअल रेंटल, परचेज ऑप्शन। बार बार बोलें, अगर परचेज ऑप्शन है तो क्या फॉर्मूला है? डाउन पेमेंट, एनुअल रेंटल और परचेज ऑप्शन। और अगर वापस कर देना है एसेट दाव तो मिस यूज की कंपनसेशन देनी है। डाउन पेमेंट, एनुअल रेंटल, 5 साल जो ट्रक मिस यूज किए उसकी कंपनसेशन देनी है जीआरवी की फॉर्म में। और फिर लेसर के पास क्योंकि एसेट चला जाना है इसलिए बाजार में जो पैसे देके वो पैसे रिकवर करेगा, डेट इज कॉल्ड एज यूजीआरवी। तो अनगारंटेड है, वो किसी ने गारंटी नहीं की होगी बाजार में किसी को बेच देगा। ओके, अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है इस वक्त? डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन नहीं ना, प्लस परचेज ऑप्शन तो नहीं लिख सकते ना क्योंकि है नहीं। परचेज ऑप्शन अगर होती तो फिर लेसी के पास ट्रक रहते, प्लस
यूजीआरबी। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि इन सब को इकट्ठे लीज पेमेंट भी कह सकते हैं। इन सब को इकट्ठा लीज पेमेंट भी कह सकते हैं, प्लस यूजीआरबी। अच्छा, लेसर क्यों यूजीआरबी अलग रखना पसंद करता है? लेसर क्यों यूजीआरबी अलग रखना पसंद करता है? ताकि लेसर को याद रहे कि इतने पैसे मैंने लेसी से लेने हैं और इतने पैसे जब एसेट मेरे पास आ जाएगा किसी को जाके बेच दूंगा पैसे, लेकिन उसने फिलहाल गारंटी नहीं किए हुए। तो लीज पेमेंट प्लस यूजीआरबी। ओके, बता दें जी, डाउन पेमेंट 0, रेंटल बोले 2715 इंटू, नहीं बस ठीक है, इंटू 5 years प्लस 0। और यूजीआर, अच्छा एनुअल रेंटल पर ट्रक नहीं है, एनुअल रेंटल देखें पर ट्रक नहीं है, वो टोटल है, प्लस यूजीआरबी 100 पर ट्रक है, 100 पर ट्रक है, 100 नहीं आएगी यहां। ओके, बोले 100 इंटू 7 विच कम्स टू 700। ठीक है, ये 700 कैसे आया? 100 इंटू 7, 700। ओके, जी 14275 ग्रैंड टोटल 1427। चलें जी, नोट करें। जी, लेसर की लीज चाहे सिंपल लेसर हो चाहे मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर हो, उस लीज को टेस्ट किया जाता है कि ये फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। आगे जाने से पहले बता दें ये लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है? फाइनेंस है। प्रेजेंट वैल्यू निकाले बगैर ही पता चल गया, क्योंकि लाइफ 5 year है और लीज टर्म भी 5 year है। 5 divided by 5, हाँ, लेसर है सब्सटेंशियली ट्रांसफर्ड ऑल द रिस्क एंड रिवार्ड। अच्छा, कुछ लोग पता नहीं क्यों समझते हैं फाइनेंस लीज में लेसर ने एसेट बेच दिया है। भाई बेचा नहीं है, सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड उसको दे दिए, 5वें साल के एंड पे वापस ले लेगा, कोई मसला नहीं। खैर है, सवाल में लिखा हुआ है 5वें साल के एंड पे 60 ट्रक वापस आएंगे। आ जाओ भाई, कौन है? ठीक है, क्यों जाती है हमारा, पता करके आओ। अच्छा जी, नेक्स्ट। नहीं, नेट इन्वेस्टमेंट से पहले आपको कुछ मैंने कहा हुआ है। एक काम जो कल करना है वो अब कर लें। जी बता दें कौन सी डेट खाली जाएगी? 1/7/10। और कौन सी डेट भरी भरी आएगी? 30/6/11। बोलते हैं 30/6/12, 30/6/13, 30/6/14, 30/6/15। जी कितने किराया आएंगे? 5। कितने का किराया? 2715।
15 2715। अच्छा, डिस्काउंटिंग के लिए मैं आपके सामने किसी और तरीके से लिख रहा हूं, लेकिन सवाल में किसी और तरीके से आपने लिखना है। इधर देखें, 30 6 15, मैं दोबारा लिख रहा हूं। इस दिन या जीआरबी आती है, यूजीआरबी भी आ जाती है, अगर ये दोनों ना हो तो परचेज ऑप्शन आ जाती है। जी, यूजीआरबी कितनी है? 700। आप बता दें किस पर डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाना है और किस पर सिंपल। किस पर एनओटी का फॉर्मूला लगाना है, किस पर सिंपल? 2715 पे एनओटी का फॉर्मूला लगाना है। कितनी पेमेंट्स हैं? 5। और N5 1 2 3 4 5, कितनी दफा 2715 नजर आ रहा है? 5 दफा। तो N विल बी 2715 को 5 दफा नजर आया, N विल बी 5। ओके, नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हुए डाउन पेमेंट प्लस रेंटल इंटू 1 माइनस 1.15 रेज टू पावर -5, एडवांस का सवाल नहीं है, प्लस 0। अच्छा जी, 700 को कैसे डिस्काउंट करना है? सिंपल फॉर्मूला लगाना है, इसलिए ऐसा करेंगे, इसके दरमियान अरसा देखेंगे। 30 11 12 13 14 15, कितने साल? 5 साल। तो ब्लू मार्कर से मैं यूजीआरवी को चला रहा हूं, प्लस 700 इंटू 1.15 रेज टू पावर -5। बस ठीक है। अब ये तरीका मुनासिब नहीं था लिखने का। मुनासिब तरीका यह है कि यहां पे काला सितारा लगाएंगे, 2715 प्लस 700, 3415। It is how we arrived at 3415. ओके, इसका सबटोटल अलग करना है आपने, इसका सबटोटल अलग करना है आज। जी, ब्लैक का टोटल 9101 और इसका सवाल वाले ने पूरा प्लान रखा हुआ था हमें रोलने का, अगर रुपीज इन 1000 में कन्वर्ट ना करते तो फिर फिगरों के पीछे ही लगे रहना था। मॉडरेशन शेड्यूल भी खुला खुला करके बनाना था, आप लोगों ने लग जाना था इसके पीछे। 348। ओके, ग्रैंड टोटल 99449। ओके, नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या बना? नहीं, नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बना, देखें 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 पर इसकी प्रेजेंट वैल्यू और इसकी प्रेजेंट वैल्यू। नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या बना? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस, ये प्लस सारे देखें कंसिस्टेंट है ताकि यूजीआर भी आपको अलग नजर आए,
आपके उसमें रजिस्टर में नहीं है इस तरह, पता नहीं क्यों, प्लस UGRV। तो here you can see UGRV with blue marker. Today we are keeping UGRV separately from lease payments. Okay, ताकि अलग से पता चले लेसर ने किसी आउटसाइड पार्टी से कितने पैसे लेने हैं। ओके, लेजर लाइट ऊपर, अच्छा मंगवा दें। ओके, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ऑल ट्रक्स? व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ ऑल ट्रक्स? भाइयों जागते रहना मोहतरम, शेड्यूल बनाने पे लगे हुए हैं, इधर देखो बन जाएगा वो तो, शौक ना पूरे किए हैं। कॉस्ट 60,300, फेयर वैल्यू what is the gross investment? 1,400. What is the present value of lease payments? What is the present value of UGRV? What is the net investment? What is present value of lease payments? What is present value of UGRV? What is net investment? 9,449. Okay. Now, किसी को याद हो 311 का साल पहले ना, किसी को याद हो डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर की पहली जर्नल एंट्री हमने क्या की थी? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, ये पहली एंट्री की थी। और इन्वेंटरी क्रेडिट। क्लियर? डेटर को काट के क्या लिखा था? लीज रिसीवेबल। उस दिन सवाल में यूजीआरवी नहीं थी, आज सवाल में यूजीआरवी है। लेसर ने लेसी से पैसे लेने हैं 2715 इंटू 5 और अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू है 700। ओके, उस दिन इधर क्या लिखा था? नेट इन्वेस्टमेंट। इधर क्या लिखा था? कॉस्ट। इधर क्या लिखा था? फेयर वैल्यू। इधर क्या लिखा था? कॉस्ट। क्लियर? ओके, इट इज नॉट सो, ये इस तरह नहीं है। ये फॉर्मूला उस दिन पार्शियल फॉर्मूला था, इनकम्प्लीट फॉर्मूला था, नामुकम्मल फॉर्मूला था। आज मुकम्मल फॉर्मूला आपके सामने आने लगे। ओके, इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं। अब देखते रहने ओ भाई, देखते रहने ओ भाई, भाई भाई इधर देखने। ओके, इधर कॉस्ट नहीं आएगी, इधर कॉस्ट नहीं आएगी। कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी। कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी। इधर फेयर वैल्यू नहीं आएगी। लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। ओके, इस फॉर्मूले की डेरिवेशन पे बात कर लेते हैं। इस फॉर्मूले की डेरिवेशन कैसे हुई? अच्छा जी, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो पैसे लेसी से लेने हैं और जो पैसे किसी और से लेने हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, ये पैसे लेसी से लेने हैं और ये पैसे किसी और से लेने हैं। इन्हीं के साथ पीवी का लफ्ज लगा दें,
पीवीसी पाइप होता है ना, इन्हीं के साथ पीवीसी पाइप लगा दें, इसके साथ पीवी, इसके साथ पीवी, इन दोनों के साथ पीवी पीवी लगा दें, तो यू विल कन्वर्ट द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन नेट इन्वेस्टमेंट। जस्ट प्रेजेंट वैल्यू आपने निकालनी है। ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेट, अब मैं आपको डेरिवेशन बताने लगा हूं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट? बोले 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 बोले। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV, इट इज कॉल्ड एज, बोले बोले, इट इज कॉल्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, अब भाई आपके सिलेबस में फेयर वैल्यू लोअर नहीं आया करेगी। आपके सिलेबस में इस तरह स्ट्रक्चर है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट लोअर आया करेगी। इसकी वजह क्या है, फिलहाल उसको छोड़ें। अब फॉर्मूले की डेरिवेशन देखें जी। ओके, इधर भी ओके, इधर भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स आ रहा है, इधर भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स आ रहे हैं। इन दोनों को मैं टेक कर दूं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, इक्वेशन बैलेंस कर जाएगी। इधर भी कॉस्ट आ रहे हैं, इधर भी कॉस्ट आ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने की वजह से इक्वेशन एग्री कर जाएगी। इधर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी डेबिट साइड पे आ रहा है, इधर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी क्रेडिट साइड पे नहीं आ रहा, बल्कि डेबिट पे नेगेटिव साइड पे आ रहा है। तो इसलिए जब ये दोनों आएंगे, ये पॉजिटिव से डलेगा डेबिट में, ये नेगेटिव से डलेगा, ये दोनों क्या कर जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये तो मैथमेटिकल डेरिवेशन कहते हैं इसको। मैथमेटिकल डेरिवेशन है जिसमें लॉजिक कोई नहीं आपको बताई, लेकिन मैथमेटिकली बता दिया कि इक्वेशन विल बैलेंस। इधर भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पड़ी हुई है, क्रेडिट पे भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पड़ी हुई है। नेक्स्ट, इधर भी कॉस्ट पड़ी हुई है डेबिट पे, इधर क्रेडिट पे कॉस्ट पड़ी हुई है। इधर यूजीआरबी प्लस के साथ पड़ी हुई है, इधर ही यूजीआरबी नेगेटिव के साथ पड़ी हुई है। तो इट इज मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। नाउ देयर इज ओनली वन क्वेश्चन, लेट अस डिस्कस वन बाय वन कि इसके सामने ये क्यों लिखा है, इसके सामने ये क्यों लिखा है, इसके सामने ये क्यों लिखा है, और इसके सामने ये क्यों लिखा है। तो उसकी बड़ी सिंपल रीजन है, लेसर कभी भी लीज को जो देखता है वो इस एतबार से नहीं देखता कि मुझे लेसी से कितने पैसे आने हैं। लेसर का एक ब्रॉड माइंड होता है, लेसर लीज को ओवरऑल देखता है कि मुझे इस एसेट से कितने पैसे आने हैं, इसलिए वो नेट या लीज रिसीवेबल का लफ्ज यूज करता है, टोटल रिसीवेबल कितना है। ठीक है, इसमें से ये कंसर्न नहीं होता कि इस लेसी से कितने पैसे आने हैं, वो कहते हैं एसेट तो लीज वाला ही है ना, बट ठीक है लेसी ने वापस कर दिया, कोई मसला नहीं, इसी एसेट से मैं कहीं और से पैसे ले लूंगा। तो इसलिए लेसर के लिए लीज पेमेंट्स काफी नहीं है, ले आए, लेसर के लिए लीज पेमेंट्स काफी नहीं है। लेसर को लीज पेमेंट्स के अलावा वो पैसे भी चाहिए होते हैं रिसीवेबल में जो उसे मिल जाने हैं, किससे, थर्ड पार्टी से। और जब वो एसेट को क्या करेगा, बेचेगा बाजार में जाके, ये पैसे लेसर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेसर की आंख से देखें तो लेसर लीज पेमेंट्स लेसी से रिसीव करता है और यूजीआरबी किसी और से रिसीव करता है। ओके, नेक्स्ट, सेल में क्यों नहीं हो रहा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी। ये यूजीआरबी वाला अगर इधर आ जाता ना फिर तो बड़ा ही मजा आता। देखें जरा, एंजॉय करें, सोचें, इसके आगे ब्रैकेट लगा दें, क्लोज कर दें और यूजीआरबी को इधर ले आए प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी, फिर तो बिल्कुल इक्वेशन आपको मुझे बताना भी ना पड़ता, मैच करिए। आप कहते अच्छा ठीक, आपने ऐसे कहना था, आपने कहा था अच्छा ठीक है ये तो मैच कर गई, लेकिन इट इज नॉट सो, ऐसा नहीं है। अभी ये कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी ऊपर पड़ी है, तुम थोड़ी देर के लिए नीचे आओ, नहीं आना मैंने, चुप आओ, अच्छा जी आ गई, ये यहाँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी आ गई। अब यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी लिख दें तो फिर अकाउंटेंट्स कहते हैं भाई ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो एसेट फिलहाल सेल हो रहा है वो लेसी को हो रहा है, वो जो आखिरी वाली सेल है वो तो लीज टर्म के एंड पे होनी है। तो जो सेल प्राइस है उसको आप लेसी से ही लिंक करें, सेल प्राइस के अंदर आपको जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि करंटली
द बायर इज लेसी एंड करंटली यू आर ओनली सेलिंग टू लेसी, तो सेल प्राइस को प्रॉफिट, हाँ बैलेंस शीट में आप रिसीवेबल शो कर दें कोई मसला नहीं, बट प्रॉफिट एंड लॉस में मैचिंग होनी चाहिए। फिलहाल भाई ये एसेट किसी आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं बिका, तो इसलिए सेल को उसी पे रिकॉर्ड करें जिस पे बिका। तो ये फिलहाल लेसी को बिका है, तो किसी और से पैसे अगर आपको आने हैं तो वो यहां प्लस करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। ओके, दैट्स व्हाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी नीचे नहीं आता। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हिच मे कम इन योर माइंड, वैसे आई डोंट एक्सपेक्ट बट इट विल कम। तो लास्ट क्वेश्चन नहीं आएगा माशाल्लाह, अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन जो आपके सवालों में आएगा वो ये आएगा, फिर इधर माइनस क्यों हो रही है यूजीआरवी? तो भाई इट इज जस्ट लाइक IAS 16, it is just like IAS 16. If you put your hand here, currently it's my hand, if you put your hand here, cost minus residual value, ये IAS 16 में पढ़ा था। IAS 16 में क्या पढ़ा था? cost minus residual value. तो it is just like IAS 16. IAS 16 हमें क्या कहता है? IAS 16 में ये कहता है कि भाई अगर आपको कॉस्ट की अगेंस्ट कोई रिकवरी है तो फिर कॉस्ट को पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में ना डालो। इफ यू आर श्योर, देखें वो जो रेजिडुअल वैल्यू होती थी, एसेट को आप क्यों नहीं डेप्रिशिएट करते थे? 100 रुपए का एसेट होता था, 10 रुपए रेजिडुअल वैल्यू होती थी। आप कहते थे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन के नाम से 90 लेके जाने। कोई कहता था क्यों? आप कहते थे इसलिए कि 10 एंड पे मिल जाने हैं। तो जब इस एसेट के अगेंस्ट एंड पे कुछ ना कुछ मिल जाने हैं तो फिर क्यों कॉस्ट को इन्फ्लेट करें? जैसे डेप्रिसिएशन में कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करते हैं, बकाया अमाउंट को डेप्रिसिएशन के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हैं, इसी तरह यहां भी रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करेंगे फिर लेके जाएंगे। हाँ, लेसी वाली यहां माइनस नहीं करनी, जीआरवी यहां माइनस नहीं करनी, क्योंकि वो लेसी से पैसे लेने हैं, वो सेल की प्राइस बढ़ने में हेल्प कर दे, कोई मसला नहीं। तो आप बताएं जो किसी और पार्टी से पैसे आने हैं उसकी सेल फिलहाल रिकॉर्ड कर दें या कॉस्ट में एडजस्टमेंट कर दें? क्योंकि कॉस्ट में एडजस्टमेंट IAS 16 में भी करते थे, IAS 16 में बिल्कुल इसी तरह करते थे। आप कहते थे ये चीज है, इतने की मैंने खरीदी है, इतने आ जाने हैं, बाकी को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएं। तो आप बताएं कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी जाएगी? एग्जैक्ट कॉस्ट जाएगी? नो, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। बहरहाल ये सारी डिस्कशन 10-12 मिनट हुई, इसको छोड़ दें, लीव इट। ये फॉर्मूला है, पेपर में चलेगा, ये इससे ज्यादा आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। फॉर्मूला नोट कर लें। लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। और ऐसा करें कि मुझे आगे एंट्रीज पोस्ट कर दें, देखें एंट्री टैली हो रही है या नहीं। और इसको भी मैं काट रहा हूं। यहां पे क्या लिखना है? नेट इन्वेस्टमेंट। चलें जी, जल्दी कर दें। एंट्री टैली कितने लोगों की होगी? एंट्री टैली हाथ खड़ा कर दें, जल्दी करें। पहली जनरल एंट्री कर दें। भैया एसी चलवा दो आज, ये वाला एसी। सवाल ला दो मुझे। ये भाई कुछ नहीं रखा क्रिकेट में, ये लोग टाइम जाया करते हैं अपना। जाओ छोड़ दें क्रिकेट को। उधर, हाँ अब इधर लेके आए, इधर से फिगर्स उठाएं भाई, इधर से फिगर्स उठाएं और उसमें पोस्ट करें।
भाई ग्लासेस वाले भाई आप फर्स्ट या सेकंड रो में आ जाओ। ओके जी, व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? मैच कर गई क्वेश्चन 9449। ओके, व्हाट इज कॉस्ट? Cost. What is present value of UG Army? जी 5952. Okay. What is fair value? ना व्हाट इज फेयर वैल्यू? लोअर कंपेयर जरूर करने आपने, एमसीक्यूज वगैरह भी आ सकते हैं, ये एमसीक्यू में वैसे आ सकता है ये लोअर, लेकिन आमतौर पे फुल फ्लेश सवाल में ये लोअर नहीं, लोअर यही आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आपका। लेकिन प्लीज कंपैरिजन तो करें ना, हो सकता है कभी लोअर आ जाए। जी व्हाट इज लो फेयर वैल्यू? व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स इन ब्लैक? 91, विच इज लोअर 9450 और 9101? तो डायरेक्ट 9101 उठा लें लोअर। जी कितना? 9101। व्हाट इज कॉस्ट? 63। Asset given on lease. ये एंट्री है, एंट्रा है। जी मैं आपको गिन के 4 मिनट दे रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं। इससे पिछले क्वेश्चन की जर्नल एंट्री कर दें पहली वाली। पास पेपर का सवाल है आपके पास? क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो? शालीमार वाला क्वेश्चन नंबर 8 है। करें, इसकी पहली जर्नल एंट्री कर दें। ये सवाल आपको होमवर्क भी है, इसके साथ होमवर्क लिख लें। इसकी पहली जर्नल एंट्री कर दें। पहले ये वर्किंग करनी पड़ेगी आपको, लेकिन खूबसूरत करके, इसी तरह खूबसूरत करके, और डिफरेंट बॉल पॉइंट यूज कीजिएगा यूजीआरबी के लिए। कोई जल्दी नहीं, 5-6 मिनट ले लें। सवाल ये रुक गया, पॉज पे चला गया। 6-7 लाइनें जनरल एंट्रीज के लिए छोड़ दें और 8-10 लाइनें नोट के लिए छोड़ दें बस, फिर अगला सवाल शुरू कर दें। पहले ये लिख लें क्या क्या 4 चीजें चाहिए, फिर जैसे जैसे आप पकड़ते जाएंगे फिगर्स वैसे वैसे पोस्ट करते रहें।
इधर रखें पहले। शेड्यूल खोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यूज निकाल लें। आ जाए आ जाए। भाई परसों शायद नया टॉपिक शुरू हो। जी हाथ खड़ा करें, टैली कर गई एंट्री। ओके 5 लोग, बाकी लोग जल्दी करें।
ओके जी, हाथ खड़ा करें। ओके, 3 एमसीक्यूज आई कैप के हैं, वो सुन लें। जवाब देने हैं आपने इस सवाल को सामने रखते हुए। भाई अब छोड़ दो, हो जाएगा इंशाल्लाह, घर जाके छोड़ दो। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट टू बी रिकॉर्डेड ऑन 1 जुलाई 2016? बस एंट्री की तरह देख लें। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट टू बी रिकॉर्डेड ऑन 1 जुलाई 2016? 1 जुलाई 2010। जी बोलें। हाँ, 9449। What is the amount to be charged to cost of sale? सुने सुने सुने। What is the amount to be charged to cost of sale on 1 जुलाई 10? जी 552। और आखिरी सवाल, What is the selling profit to be recorded on 1 जुलाई 10? पकड़ें। What is the selling profit to be ऑन 1 जुलाई 10? सेलिंग प्रॉफिट यहां से नहीं मिलेगा। सेलिंग प्रॉफिट आपने पढ़ा हुआ इंट्रो में, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। तो सेल को पकड़ें, इधर 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 इधर, बस सेल उधर नहीं, वो कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, वो कॉस्ट, वो धोखा है। अब इट इज कॉस्ट ऑफ सेल। सारे जवाब एंट्री से देने हैं, सारे जवाब एंट्री से देने हैं, वो वर्किंग से एंट्रीज में आए। व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सेल? What is selling profit? तो सेलिंग प्रॉफिट लिख लें सफे के टॉप पे अपने रजिस्टर पे, 9101 माइनस 5952। सेलिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 9101 माइनस 5952। ओके, बस आज की क्लास के बाद एक बात याद रखनी है कि आउटसाइड पार्टी को सेल बढ़ा के रिकॉर्ड करनी है या कॉस्ट में रिडक्शन के तौर पे? भाई किधर देख रहा होता है? आउटसाइड पार्टी को सेल प्राइस बढ़ा के रिकॉर्ड करनी है या कॉस्ट में रिडक्शन के तौर पे? फिक्स्ड एसेट को प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट कॉस्ट ले जाते हैं या कॉस्ट में रिडक्शन करके लेके जाते हैं? कॉस्ट में रिडक्शन करके हैं। ये वाला कर रहे हो 8 हाँ, तो क्यों नहीं हो रहा? स्पीड तेज करो ना। ओके चलें जी, सवाल की रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं। सवाल हमारे से चाह क्या रहा है और हम किधर जा रहे हैं और हमने जाना किधर है सबने। ओके, जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011 एंड 12। कभी मैंने तो पहली एंट्री के बाद तो सब नॉर्मल काम है। 30 जून 11 की एंट्री करते हैं भाई। दूसरी, पहले शेड्यूल बनाना पड़ेगा जी। लेसर कहां से शुरू करता है और लेसी? ये सवाल में आईडीसी आ जाए, सवाल में और कुछ आ जाए तो परेशान नहीं होना आपने। हमेशा कहां से स्टार्ट करना है? नेट इन्वेस्टमेंट। ओके हाँ, एक और काम कर दें, इस सवाल में गिवन नहीं है, वो मैं कर दूं जरा साथ ही। 1 जुलाई 2010 एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 0 आईडीसी। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर आईडीसी को एक्सपेंस में डालता है। सवाल में गिवन नहीं है। वो जो सिंपल लेसर था ना, सिंपल 3 सवाल हमने किए थे। सिंपल लेसर लीज रिसीवेबल में डाल के लेसी पे बर्डन शिफ्ट कर दिया था। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का काम ही चीजें बना के बेचना है, तो वो आईडीसी को एक्सपेंस में डाल देता है।
तो ये आखिरी ट्रीटमेंट आज आपको बताई जा रही है आईडीसी की, लास्ट ट्रीटमेंट। लिख सकते हैं पहले आप, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर विल एक्सपेंस आउट द आईडीसी। सवाल में गिवन नहीं है, अपनी तरफ से 0 मैंने लिया। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर विल एक्सपेंस आउट द आईडीसी। ओके, ये तो बीच में ऐसी बात याद आ गई, हम एंट्रीज की तरफ थे। नेट इन्वेस्टमेंट से शुरू कराएं जी टेबल। 9449 जी, इधर से हाँ, 1417 131298 एक बताया फिर 8 122 9 2 999 ओके जी, 30/11 It's all about 30 जून 2011. Now we'll move towards 30 जून 2012. क्योंकि 2 साल की एंट्रीज मांगी हैं। ओके वन डबल 2 3
ओके, मुझे ये बताएं कि अगर यही सवाल में रिक्वायरमेंट आ जाए कि लेसी की जर्नल एंट्रीज करें, तो लेसी अमाउंट, सवाल खत्म हो गया, बस नोट बनाने। तो लेसी सवाल को कहाँ से शुरू करेगा, यानी लेसी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहाँ से बनाना शुरू करेगा, कितने अमाउंट से, 9101। ठीक है, तो लिखें इफ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन इन बुक्स ऑफ EGTC, if we solve this question in books of EGTC, then his formula will be, उसका फॉर्मूला तो क्या है, अच्छा उसके लिए शॉर्ट टर्म लीज होगी, लो वैल्यू होगा लो वैल्यू होगा, ट्रैक क्या है पूरा, शॉर्ट टर्म ही नहीं होगी, नॉर्मल लीज होगी। If we solve this question in books of EGTC, then it will be normal lease. पूरी बात लिखे ना, कहाँ पे इस वक्त खड़े हैं। There is no purchase option. There is no purchase option. There is no purchase option. So formula will be, जी परचेज ऑप्शन ना हो तो फॉर्मूला फिर क्या होता है, फॉर्मूला विल बी लीज पेमेंट इज इक्वल टू, जी लेसी का फॉर्मूला बता दें क्या, लेसी के लिए ये रेलिवेंट नहीं होगी, कॉस्ट फेयर वैल्यू, लेसी कैसे सवाल शुरू करेगा, लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, तो लीज पेमेंट विल बी इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस GRV, बस। क्लियर? ओके, सो he will start amortization schedule from present value of lease payments. So he will start amortization schedule from present value of lease payments, that is 9101. ओके, और ये देख लें, why not to start the question from lessee point of view. लेसी ऐसे सवाल शुरू करेगा, वैसे ही बता रहा हूं, लेसी ऐसे सवाल शुरू करेगा। लेसी के लिए कॉस्ट इररिलेवेंट है, लेसी के लिए कॉस्ट, लेसी के लिए फेयर वैल्यू, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था लेक्चर 1 में कि लेसी के लिए फेयर वैल्यू इररिलेवेंट हुआ करेगी। लेसी एसेट को किस पे रिकॉर्ड करता है, बोले बोले बोले, लेसी एसेट को किस पे रिकॉर्ड करता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। तो इफ मैं अगर सवाल शुरू करूं तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं ये वर्किंग्स करूंगा और इधर लिखूंगा लीज पेमेंट्स और इधर लिखूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, और ये किसका सवाल बन जाएगा, लेसी का सवाल बन जाएगा। एंड आई विल स्टार्ट विद 9 months. UGRB will be ignored in the question of लेसी। लेसी के सवाल में UGRB इग्नोर कर दीजिएगी, क्योंकि ये किसको मिलनी है, लेसर को मिलनी है, ये लेसर को मिलनी है। तो ये पोर्शन है अगर मैं लेसी का सवाल सॉल्व करना चाहूँ। बहरहाल कम बैक टू आवर क्वेश्चन, नोट में UGRB आती थी और वो हम छोड़ देते थे, तो आज मौका मिला है, पता नहीं फिर जिंदगी में मौका मिले ना मिले, जिंदगी भी थोड़ी सी है, कोई 200-300 साल होती तो और बात थी, तो फिर आज ही बना लेते हैं, फिर आप लोग आराम से सीए करते हैं यार हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अभी थोड़ी आपकी जल्दी पड़ी है, शायद आप कह रहे हैं 60 साल में मर जाने, छेती कर लिए सीए, तो 60 की भी जम्पशन ली हुई है। ओके चलें ये नोट बनाना शुरू करें, फिर टेंशन ना होती ना, फिर तो क्लास खाली होती, 200-300 साल जिंदगी होती। ओके तो भाई जल्दी जल्दी कर लें, सीए जिंदगी का कोई पता नहीं।
पैसा कमाना नियत की हुई या वालिदैन को खुश करना? दोनों। अच्छा चलें जी, किस साल का नोट मांगे? 30 जून 2011 का। कितने नंबर हैं? 7 नंबर। अच्छा, आप सवाल को ना प्रॉपर तरीके से आज देखें, फॉर्मेट पूरा। इट इज हाउ यू विल स्टार्ट द क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट नंबर बी, ऐसे लिखेंगे आप, बी क्वार्ट्स लिमिटेड। ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि अब टेस्ट आने वाला है सैटरडे को। नोट्स टू दी प्रिंसिपल साहब हैरान हो जाएंगे, 100% अटेंडेंस टेस्ट में लुट मच गई है। ये क्लास कहां से आई है? ये आसमानों से आई है, ये जमीन से निकली है। फॉर ईयर एंडेड 30 जून 2011। 7 वाला भी टेस्ट इस बैच में, तो वो तो लुट मच जाएगी। उफ तौबा, क्या वो दिन होगा, वो टेस्ट रूम में एंटर होगा पहली दफा जिंदगी में। ओके, एएफसी के बाद पहली दफा जिंदगी में एंटर होगा। एएफसी वाला तो देता ही है टेस्ट। ओके, क्वार्ट्स लिमिटेड, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 30 जून 2011। ओके, नोट का नंबर में भी 9। फाइनेंस लीज। ओके, 9.1 the company has entered into a lease arrangement as lessor. Installments are payable, receivable भी लिख सकते हैं। Installments are receivable annually in arrears. एरियर के स्पेलिंग गलत हो गए। इंटरेस्ट रेट अब देख रहे हैं ऊपर सारे। इम्प्लिसिट इन लीज इज 15%। ओके, इंटरेस्ट रेट जो लीज में इम्प्लिसिट है डेट इज 15%। वो जीआरबी यूजीआरबी की भी डिटेल दे सकते हैं। ओके, 9.2 सॉरी, तो ये भी लिखना था, रुपीज इन 1000। इसके मार्क्स होंगे। अच्छा जी, मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। जी किस साल का नोट बनाना है? 30 से 11। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें जी। 30 से 11 के लिए लेस देन 1 ईयर कौन सा है? 30 से 12। वन टू टू 30 से 13। 2 to 3 जी बोले 30 से 14। 3 to 4 बोले 3 to 4 कितना? 3 4। तो फिर भी यूजीआरबी का आगे 0 लिखेंगे फिर आज। मैन अगर इधर 3 4 1 5 हमने लिख दिया तो फिर यूजीआरबी भी तो जानी है ना उधर। तो जब यूजीआरबी उधर जाएगी तो फिर ये 3 4 1 5 इधर से भी होगा, उधर भी यूजीआरबी डालेंगे, फिर वो पता नहीं क्या यूजीआरबी बन जाएगा, वो पता नहीं क्या होगा। तो वो तो फिर डबल हो जाएगा काम। टू डबल अवॉइड डबल रिकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 3 4 1 5 में यूजीआरबी अलग करनी पड़ेगी। इसमें कितनी यूजीआरबी पड़ी है जरा बोल के बताएं। 2715 प्लस 700। अच्छा, इसमें जीआरबी कितनी है? यूजीआरबी 700। अब मुझे बताएं फॉर्मूले में आगे क्या आने वाली है? आगे क्या आने वाली है?
यूजीआरबी, तो मैं इसको उठा लेता हूं, रेंटल को उठा लेता हूं और जीआरबी को उठा लेता हूं। तो आखिरी साल मेरे भाई रेंटल डाल दिया करना है और अगर जीआरबी हुई वो डाल दिया करनी है। जीरो क्या है, ऐसी समझने के लिए लिखी है ना, कल कला को आ जाए तो फिर याद रहे, लेकिन यूजीआरबी इधर नहीं डालनी, वो डबल रिकॉर्ड हो जाएगी। 2715, इसका नाम क्या रखते थे, टोटल लीज रिसीवेबल, जी 10860, ओके। रिकॉन्सिलिएशन यहां से स्टार्ट करें। What is total lease receivable? 10860, ओके। एड नहीं, पूरा लिखना है पेपर में भाई, पेपर में एब्रिविएशंस यूज नहीं करनी। अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, आरबीबी पूरा लिखना है। अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू जी कितनी कितनी, किसको स्किप किया था, अब इसको भी उठा लें 700। वो देखें ना, अगर उधर 700 चला जाता तो फिर इधर 700 कैसे आता भाई, शेर शेर है ना, उधर 700 चला जाता तो इधर 700 कैसे आता। अच्छा जी, 0611560, इसका नाम क्या रखना है, अच्छा कुछ लोग परेशान होते हैं, लोगो ग्रीन शर्ट, कुछ लोग परेशान होते हैं, वो परेशान होते हैं, कहते हैं ये कौन सी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गई, साडी ते ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 14275 है, तो ये कहां से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गई मेरे भाई, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 30 जून 11 की है, अब एक किराया आ चुका है, तो ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 30 जून 11 की है, तो ये फ्यूचर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है। ये जो अब ओरिजिनल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट थी ये वो नहीं है। अब देखें इसमें से एक किराया ही निकला ना बस, अगर मैं यहां पे खड़े होकर पूछूं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है तो वो इन सब का टोटल है, तो इट इज माय ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एज ऑन 30 जून 11। तो ये परेशान ना हो कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट उधर कुछ और थी इधर कुछ और थी, तो ये फ्यूचर की ग्रॉस इन्वेस्टमेंट शो कर रहा होता है। बहरहाल इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, ये वैसे ही आपको बता दिया। आपको तो वो आदत है हमारे साल की पेमेंट की नीचे लाइन लगा दो, उसके बाद धड़ाधड़। ओके, लेस अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम, ओके। एक क्लास में बात हुई थी इस बारे में, रेवड़ी के बारे में, मूंगफली के बारे में तो काफी बातें हुई थी जी भाई। इस सवाल में टैली मूंगफली वाली अप्रोच से होगा, रेवड़ी वाली अप्रोच से होगा, रेवड़ी सही तरह बोल भी नहीं, रेवड़ी वाली अप्रोच से होगा, ओके। आप बता दें 30 जून 11 के प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जा चुका है, अभी अभी लेके गए हैं, 30 जून 11 के प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जा चुका है 1417, इट इज कॉल्ड एज अर्न्ड, और बाकी चारों अनअर्न्ड, ओके। 1223 प्लस 999 प्लस 741 प्लस 446 3409, ये भाई रिकॉन्साइल हो गया। ब्लू रेवड़ी, अगर ये सवाल एडवांस का होता तो कैसे आना था, इन दोनों को जमा करना था ना, अगर एडवांस का होता, अगर एडवांस का होता, याद है कितने लोगों को याद है, जरा हाथ खड़ा करें, फिर इन दोनों को जमा करना था। अच्छा कुछ लोगों ने नया काम पकड़ लिया हुआ है, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं 8151 यहां लिख देते हैं उठा के पहले ही,
और ये 4 को जमा करने का अवॉइड करते हैं और इसके आगे लिख देते हैं बैलेंसिंग, यानी इसका और इसका डिफरेंस बैलेंसिंग, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं। पिछली से पिछली अटेम्प्ट में जो किताब प्रिंट करवाई थी वो इसी तरह करवाई थी, लेकिन वो कुछ लोगों को समझने में मसला होता था, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, कोई हर्ज नहीं। पहले ये वाली फिगर लिख लें यहाँ, लेकिन ये एरियर के सवाल में होगा। अगर एडवांस का सवाल है तो ये बनाएं, बना के फिर फिगर लिखें यहाँ, इसको बैलेंसिंग निकाल लें। ये बैलेंसिंग निकालना तब इफेक्टिव होगा अगर लीज 12-13 साल की हो। 12-13 साल की होगी तो फिर यही लिखते रहेंगे, फिर 11 दफा ये लिखेंगे, फिर अगले सवाल का टाइम नहीं बचेगा। तो इसलिए फिर ये अप्रोच भी आपको पता होनी चाहिए। तो लिख लें 8151 को यहां से उठा के ये फिगर बैलेंसिंग भी आ सकती है। 8151 को शेड्यूल से लेके 3409 बैलेंसिंग भी आ सकती है। जी भाई, दोस्ती होगी? नहीं हुई? अच्छा, वो कह रहे नहीं हुई यार, हद होगी। इतवार को आपको कुछ सवाल दिए जाएंगे लीज के लिए, कोई 5-6 सवाल इकट्ठे करके। उसमें कुछ एमसीक्यूज होंगे, कुछ फुल फ्लेज क्वेश्चन होंगे, और शायद उसी में से कुछ टेस्ट में डाल दिए जाएं सैटरडे को। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस 2 सालों का बना दें, लेसर का। सीए करने आए हैं, क्या हो गया है, जल्दी करें, हद होगी। ऐसे परेशान होते हैं जैसे मैंने में अपने घर के लिए चीनी मंगवाई आपसे। ओके, जल्दी जल्दी जल्दी। जिनको समझ आ गई वो बना चुके, बना भी लिया, हाथ भी खड़े कर दिए। प्रॉफिट एंड लॉस 2 सालों का, लेसर का। जल्दी बनाएं। ये अब हम पढ़ा दें इसमें, यही है कि आपकी बुक में जरूर यही है। ओके चलो आज पढ़ा देते हैं। ओ मेरे भाई जालिम, क्या कर रहा है तू? लिखवाया भी था प्रॉफिट एंड लॉस में ग्रॉस प्रॉफिट पहले साल एक्स्ट्रा आएगा। अब आप भी ये करेंगे तो बाकी क्या करेंगे? जी भाई, ऐसा बंदा आइडेंटिफाई करके दें जिसने ग्रॉस प्रॉफिट नहीं शो किया। ऐसे ऐसे पीछे से इशारा करें, उसके सर की तरफ इशारा करें, इसने ग्रॉस प्रॉफिट शो नहीं किया। तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, पहले साल ग्रॉस प्रॉफिट शो करें और फिर पहले और दूसरे साल सिर्फ इंटरेस्ट इनकम आएगी। ये पहले साल की इंटरेस्ट इनकम और ये दूसरे साल की इंटरेस्ट इनकम लिखवाया था उस दिन आपको, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस 5 सालों का बना के दिखाया था परसों, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट शो किया था। पहले साल ग्रॉस प्रॉफिट शो करें। किताब
ओके, किताब खोल लें। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात शुरू होने लगी है। कुछ थ्योरेटिकल चीजें आपको मैं दिखाने लगा हूं जो आप हजरात ने याद करनी नहीं है, याद रखनी है। आज खोल लें किताब, हिम्मत करें। पेज नंबर 53। पेज नंबर 53। बहुत इंपॉर्टेंट बातें शुरू होने लगी एमसीक्यूज के एतबार से। डिस्क्लोजर्स सफ़े के एंड पे, पेज 53 के एंड पे डिस्क्लोजर्स स्लैश लिख लें, नोट, इसको नोट भी कहते हैं, नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नोट में क्या क्या चीजें आती हैं? नंबर 1, सेलिंग प्रॉफिट। हम नोट में शो नहीं करते, स्टैंडर्ड कहते हैं शो करें। यू कैन शो इट इफ यू वांट, बट आई कैप अपने सॉल्यूशंस में शो नहीं करा, ये भी नोट का पार्ट है। यू कैन एड इट हियर। 9.4 सेलिंग प्रॉफिट बता दें जी कितना था? 3149। इट इज अ पार्ट ऑफ नोट एज पर IFRS। ओके, शो सेलिंग प्रॉफिट हमने फिलहाल कहां शो किया? प्रॉफिट एंड लॉस में सेलिंग प्रॉफिट। लेकिन ICAP भी इसलिए शो नहीं करता क्योंकि ये फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाती है। एक अकाउंटिंग का सिंपल रूल है, जो फिगर कहीं और आ रही हो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में, वो दोबारा नोट में शो करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वी कैन अवॉइड इट। सेलिंग प्रॉफिट, लेकिन आपको पता होना चाहिए, MCQs आ सकते हैं कि ये डिस्क्लोजर का पार्ट है या नहीं। तो इज इट अ पार्ट ऑफ डिस्क्लोजर और नॉट? यस, सेलिंग प्रॉफिट और लॉस यूजर को जरूर बताएं। फाइनेंस इनकम ऑन नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज। इंटरेस्ट इनकम, फाइनेंस इनकम। फाइनेंस इनकम हम यहाँ डायरेक्ट वे शो नहीं करते क्योंकि ये भी हमारी कहाँ कवर हो जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस में। फाइनेंस इनकम का मतलब है इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, और ये होती नेट इन्वेस्टमेंट पे है। देखें क्यों ऑन नेट इन्वेस्टमेंट इसने क्यों लिखा हुआ है? नेट इन्वेस्टमेंट पे रेट लग के इंटरेस्ट निकल रहा है ना बार बार, यानी प्रिंसिपल पे रेट लग रहा है। इनकम रिलेटिंग टू वेरिएबल लीज पेमेंट नॉट इंक्लूडेड इन मेजरमेंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। ये आपके स्कोप से बाहर है, बस अंडरलाइन कर लें, वेरिएबल लीज पेमेंट। ये याद रखने के एतबार से बस याद रख लें, ये आपके सिलेबस में नहीं है। A reconciliation between gross investment in lease. A reconciliation between gross investment in lease at the end of period and the present value at the end of period. Okay, इधर देख, reconciliation between gross investment in the lease and the present value slash लिख लें present value। नेट इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं? इन दोनों के दरमियान रिकॉन्सिलिएशन में क्या आएगा? अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम। ये स्टैंडर्ड 4 है कि हम डिस्क्लोजर में डिस्क्लोज करें। अ रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ऐसे ही एमसीक्यूज में चीजें आ गई, आप कहेंगे क्लास में पढ़ी नहीं हुई थी। अ रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। नेक्स्ट, The gross investment in the lease in the present value of lease payment receivable at the end of reporting period। ये इसमें कवर हो जाता है, इसको छोड़ें। Unearned फाइनेंस इनकम, इसको इंटरेस्ट इनकम भी कहते हैं। The unguaranteed residual value accruing to the benefit of lessor। ये किसको मिलनी है unguaranteed residual values? Accruing to the benefit of lessor। ये बेनिफिट लेसर के बेनिफिट में जाएंगी। नेक्स्ट, accumulated allowance for uncollectible lease payment receivable। बताएं मतलब? बैड डेट, बैड डेट लीज रिसीवेबल भाग सकता है, ये बंदा पैसे लेके भाग सकता है लेसी, ठीक है। accumulated allowance, टोटल कितना अंदाजा लगाया हुआ है कितने पैसे लेसी लेके भाग जाएगा, तो इट इज बैड डेट। लेकिन ये न्यूमेरिकली नहीं है टेस्टेबल, लेकिन थ्योरेटिकली पता होना चाहिए।
कॉन्टिंजेंट रेंट रिकग्नाइज्ड एज इनकम इन द पीरियड। कॉन्टिंजेंट रेंट होता है फला इवेंट हो गया तो इतना किराया बढ़ा दूंगा, इस तरह की चीजें, इसको भी उस थ्योरी की हद तक पढ़ लें। अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेसर्स मटेरियल लीज एग्रीमेंट, बताएं कहाँ है? अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेसर्स मटेरियल लीज एग्रीमेंट्स। ओके, मैच्योरिटी एनालिसिस ऑफ लीज पेमेंट रिसीवेबल्स, मैच्योरिटी एनालिसिस ऑफ लीज। तो ये गाइडेंस किसने दी नोट बनाने की? आईएफआरएस ने दी। और आईएफआरएस के अंदर ये पैरा है, ये पैरा नंबर मैं आपको कल लिखवा दूंगा तो ताकि ये चीजें याद ना करनी पड़े। अगर कभी पेपर में आ जाएं तो स्टैंडर्ड खरीद लें आईकैप से जाके, आप लोग नहीं खरीद रहे जाके, और उसमें ये सारी चीजें एज इट इज लिखी हुई हैं। अगर कभी आ गई तो उस स्टैंडर्ड खोल के वहां से पैरा देख के आप इसको लिख लेंगे। ओके, अ लेसर शेल प्रोवाइड्स क्वालिटेटिव एंड, इसको छोड़ दें, ये सारा छोड़ दें, ये नीचे वाला इसको क्रॉस कर दें। ओके, ठीक है, कल लेसी के पढ़ेंगे। होमवर्क में वही पिछला